नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से। आज हम पहुंचे हैं भिलाई के एक ऐसे स्कूल में जो विशेष तरह के बच्चों के को शिक्षित करते हैं। जी हां, आप सब जानते होंगे सेक्टर 8 में स्थित है स्नेह संपदा विद्यालय। और स्नेह संपदा विद्यालय की जो संचालिका है मैडम शिर्के, आज वो हमारे साथ हैं। इस स्कूल के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि ये स्कूल, पता तो सबको है कि ये स्कूल भिलाई में है, इस तरह के एक स्कूल है, लेकिन ये स्कूल कब बना, कैसे बना और मैडम को कहां से ये चीजें हुई कि इस तरह का स्कूल चलाना चाहिए, इन सब बातों पे हम आज जानने का प्रयास करेंगे, प्रकाश डालेंगे। मैडम, सबसे पहले साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैडम, स्नेह संपदा एक विशेष स्कूल, विशेष तरह के बच्चे जो मूक बधिर हैं, ऑटिज्म जिनको होता है, इस तरह का थोड़ा समझ से अलग लगता है। कैसे आपको ये हुआ कि इस तरह का स्कूल खोलना चाहिए, वो बताइए पहले। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग को भी खुद ज्ञान नहीं था कैसे स्पेशल बच्चे होते हैं। जब अपने ही घर में एक बच्चा हुआ तो उसके लिए हम लोगों को इधर उधर डॉक्टर को दिखाना पड़ा, करना पड़ा, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन 4 साल का जब वो था तो गाजियाबाद गए थे। छोटी सिस्टर है, उनके ससुर ने, मामा ससुर जो कोलंबिया में न्यूरोलॉजिस्ट थे, हेड डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे, तो उन्होंने वहाँ के दिल्ली के डॉक्टर को बोला कि इनका स्कैन वगैरह करा के रिपोर्ट बताओ। वहाँ पे जब रिपोर्ट निकाली तो उसमें निकला कि उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन पूरा डैमेज था। तो लेफ्ट साइड का ब्रेन जो होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज करता है। जब वो डैमेज है तो बॉडी पार्ट्स को, बच्चे को मैसेज नहीं मिलते थे कि हमको करना क्या है। तब हम लोग को पता चला कि ये बच्चा स्पेशल है और इसके साथ में जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है कि हम जैसा चाह रहे हैं वो करे। हमको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद हम घर में वापस आने के बाद में एक इंटरव्यू देखा टीवी में, दूरदर्शन में। तो वो दूरदर्शन वालों को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हमारा बच्चा है और हमको कुछ क्वेरीज करनी है। तो दूरदर्शन वालों ने वो लेटर मेरा NIMH के डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद के डायरेक्टर DK मैन, इनको भेज दिया था। वहां से उनका लेटर आया, उसमें उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि पूरा ये मध्य प्रदेश था, भोपाल में आशा निकेतन की संस्था थी, उसके बाद में कोई संस्था नहीं थी। तो बोले यू कम आउट विद अ स्कूल, आप एक स्कूल शुरू करिए। भिलाई एक सेंटर प्लेस है और वहाँ पे शुरू करिए, 3 बच्चे 4 बच्चों को लेके, और नर्सरी टाइप का शुरू करिए और मैं गाइड करते रहूंगा उसमें। तो फिर उस तरीके से दिमाग में आया कि मैं ये इन बच्चों के लिए कुछ करना है। और जो बच्चा हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आज हम लोग जिंदा है तो हम लोग उसका सब काम कर देते हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। तो ऐसे सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, काफी बच्चे होंगे। फिर डॉक्टर वारी करके थी यहाँ पे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर मुझे जगह दी कि आप बैठो और ऐसे केसेस आते हैं तो मैं आपको रेफर करती हूँ। तो वहां से 3 बच्चे हमको मिले। 3 बच्चों के साथ में हमने सेक्टर 4 प्रगति संस्था थी, वहां पे शुरू किया, महाराष्ट्र मंडल में, वहां पे शुरू किए। फिर एक वर्कशॉप किया ये यहाँ पे सेक्टर 7 में जो संस्था है वहां पर किए। तो 30 पेरेंट्स मिले हम लोगों को। वहां से फिर BSP मैनेजमेंट ने हमको सपोर्ट किया और ये जगह हमको दी। आज 35 साल हो गए यहाँ पे चलाते हुए। मैडम, 35 साल का सफर शुरू मेरे ख्याल से 91-92 के आसपास रही। 91। मैडम, आप जैसा आपके बारे में हमें जानकारी है कि आप टीचर थी, आप पढ़ाती थी, तो उसका थोड़ा सा एक संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि पहले आपकी मतलब आपका जो मंशा है, आपका जो लक्ष्य है, वो कुछ और था। हाँ, पहले तो ऐसा था कि जॉब कर रही थी एलेम्बिक केमिकल्स में और ग्वालियर में किया। शादी के बाद में फिर उसका ब्रांच यहाँ रायपुर में था, वहां पे शादी के बाद उधर ज्वाइन किए।
वहाँ 7-8 साल ज्वाइन करने के बाद में डिपोस्ट बंद हो गए, हम लोग को ट्रांसफर कर दिए गए थे। वहाँ की जॉब छोड़ी, फिर होली क्रॉस पेंशन बाड़ा में मैंने क्लरिकल जॉब किया 1 आध साल के लिए। फिर एमजीएम में वैकेंसी निकली तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि मिस्टर भिलाई से अप डाउन करते थे, तो भिलाई में जॉब करते हैं, तो भिलाई में ही जॉब ढूंढा, तो एमजीएम में मिला, फिर एमजीएम में शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे चालू किए। तो ये था कि सोचा नहीं था कि स्पेशल स्कूल चलाएंगे, बस यही था कि जॉब करेंगे। उसके पहले एक ख्वाहिश थी, मैरिज के पहले तो ये था कि मिलिट्री में जाना है, मिलिट्री ऑफिसर बनना है, ये था। तो भगवान ने स्पेशल बच्चों की मिलिट्री में मेरे को भेज दिया। मतलब ये बात कहीं ना कहीं मैडम सच है कि इंसान जिसको भी बनाता है किसी न किसी सोच को लेकर के और कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए बनाता है। ये हमें समझना पड़ता है कि हम क्या है। अच्छा, जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं जो घर में बच्चा था, आज कहाँ है वो और किस स्थिति में है? अमोल नाम था उसका, छोटा बेटा था, और वो इतना सुंदर और इतना प्यारा था कि अलग ही हटके था वो। और 4 साल 5 साल के बाद में वो बेड रिडन हो गया था, चल फिर नहीं सकता था, बिस्तर में ही था, उसको झटके वगैरह भी आते थे। तो उसका केयर टेकिंग में मुझे जो प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट चाहिए किसी का। और तो जब ये संस्था खोली और काफी लोग जुड़े मेरे साथ में, और जॉब में भी रखे, आयास वगैरह को रखे सब में, तो उनका सपोर्ट से मैं उसका केयर कर पाई। बेटा भी, बड़ा वाला भी बेटा मेरे साथ में था, और हम लोग ने मिलके उसका किया। 24 साल की उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया। कैसे आपने इस चीज को सीखा कि कैसे केयर करना है, क्या करना है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं? छोटे बेटे से मेरे को पूरी ट्रेनिंग मिली, 0 लेवल से उसने पूरा ट्रेन किया, क्योंकि बेड रिडन था। तो वहां पे मैंने सीखा कि इसको क्या क्या चीज टाइम पे होनी है, खाना, नाश्ता, नहाना धोना, सुलाना, उसके कपड़े चेंज करना, कैसे क्या करना, तो उसमें कितने लोगों के सहयोग की जरूरत है, वो सब उसने मेरे को सिखाया। और उसका इंतजाम करते करते मुझे आज इतना बड़े संस्था में ऐसे लोगों का केयर टेकर्स है, टीचर्स है, और साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, ये सब कर्मचारियों को हमने धीरे धीरे जोड़ा, और बाकी बच्चों को भी सहयोग करने के लिए हमने उनसे मदद की। मैडम, 91 के आसपास इस संस्था की शुरुआत हुई, आपके इस जॉब की शुरुआत हुई। तब से लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ आए, पढ़े लिखे, उनको आपने गाइड किया। कोई ऐसा बच्चा जो विशेष आपके लिए हो, स्पेशल हो, और जो आज यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद कुछ ऐसा काम कर रहा हो जिसे आप गर्व से बोल सके कि हाँ, ये मेरे यहाँ का बच्चा है? ऐसे हम लोगों ने मेरे हाथ से निकले हुए 6-7 बच्चे थे, जिनको हम लोगों ने ऐसे केयर टेकर ट्रेन किया, और वो लोग केयर टेकिंग का काम भी कर रहे हैं। उसमें एक बहुत अच्छा केयर टेकर था, रोहित ठोसर, वो सीपी चाइल्ड था, और उसने शुरू से जो सीखा मेरे पास में, तो वो बच्चों की देखरेख इतनी अच्छी तरीके से करता था। और इन बच्चों में मैंने देखा है कि डिवोशन और घिनाईपना नहीं है, ये सब बच्चों का केयर टेकिंग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और समय नहीं देखते हैं। जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा वो घर नहीं जाएंगे कि हमारा काम पूरा होने के बाद ही हम घर जाएंगे। घर से फोन भी अगर आ जाता है तो मना कर देते, मैं काम कर रहा हूँ, काम करके आऊंगा। तो जो ऐसे स्पेशल बच्चे जो होते हैं मैडम, आपने इतने साल से आप संभाल रही हैं, अगर एक ये बात पूछी जाए कि इनकी क्या चाहत होती है? ऐसे बच्चे कभी कभी हम देखते हैं हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उन बच्चों की क्या सोच होती होगी? वो क्या चाहते होंगे, किस तरह का केयर चाहते होंगे जो घर में माँ बाप नहीं कर पाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? कुछ उसके बारे में बताइए ना। मेन चीज ये है कि इनसे अगर काम निकालना है तो आपको प्यार से डील करना है। अगर आप गुस्से में उससे बात करोगे तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम उसमें आ जाएगा, और वो चिड़चिड़ाने लगेगा। दूसरा, जब वो चिड़चिड़ाता है तो उसका माइंड डाइवर्ट करना है कि जो चीज उसको पसंद है उस तरफ उसका माइंड को डाइवर्ट करे, वो चीज उसको दे दे, तो वो उसका बिहेवियर प्रॉब्लम भी कम हो सकता है। तो हम लोग में पेशेंस होना है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। माँ को, पिताजी को, भाई बहन को, स्टाफ जो काम करते हैं, इनको भी गुस्सा नहीं होना है उनपे, उनको डाइवर्ट करना है, क्योंकि उनको तो दिमाग है नहीं, वे उनके मन के मुताबिक जो कुछ देखते हैं वो कॉपी करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ही एक बच्चा हमारा डाउन सिंड्रोम बच्चा है, और अभी 2-3 दिन पहले ही
उसने क्या किया कि सवेरे जो केयर टेकर है उसके साथ में सवेरे उठ के क्या क्या करता है, वो मुर्गियों का दरवाजा खोल दिया, फिर गेट का ताला खोल दिया, फिर डॉगीज को खोल के दूसरी जगह पे लेके जाना। तो वो जो केयर टेकर था वो उठा नहीं, ये उठ के बाहर आ गया, इसने वही काम कॉपी किया। उसने दरवाजा मुर्गियों का खोल दिया, उनको आजाद कर दिया, गेट का ताला खोला और ताला उससे बंद, नॉब तो लगा दिया लेकिन ताला लगाते नहीं बना, तो ताला वहीं फेंक दिया। चाबी जहां टंगती है वहीं पे लाके उसने चाबी टांगी। और डॉगीज को भी उसने दूसरी जगह ले जाना था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी डॉगीज में, इसने चेन खोली और वो डॉग भाग गया। तो ये काम वो कॉपी करते हैं। तो हमको गुस्सा तो आता है कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने उसको ध्यान देना था कि वो कॉपी करता है, उसको अकेले बाहर नहीं। तो कल से हम लोग ने क्या किया कि उनके चैनल गेट में हम लोग ताला लगाने लगे कि ये बच्चा जब तक हम लोग बाहर नहीं आए तो वो बाहर नहीं आ सकता। ये एक सीख मिलती है हम लोगों को भी कि इनका केयर कैसे करना चाहिए। सीखता वो सब कुछ है लेकिन टॉयलेट का नहीं बता सकता, बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है नहीं बताता, बाकी सब काम सीख लेता है। उसको कहीं से फ्लैश कार्ड्स मिले, फ्लैश कार्ड्स लेके वो खेलता है। झाड़ू लेके लोग बाग सफाई करते हैं, वो झाड़ू लेके सफाई करना चालू कर देता है। तो हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको क्या है, ये एक्टिविटीज पसंद है। तो डांस म्यूजिक लगा दो वो पसंद है, तो वो उधर बह जाते हैं। तो इनका मेन चीज है कि आपको ये देखना है कि उसको क्या चीज पसंद है, उस तरफ उसको डाइवर्ट करके उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना। बहुत अच्छे से आप इसको केयर कर रही हैं। मदद तो होती रहती है, जो दानदाता है वो कभी कभी आते हैं और जो भी नॉमिनल शुल्क है वो तो लगता ही है। इसके अलावा सरकार की अगर हम बात करें, सरकार से क्या सहयोग मिल पाता है? सरकार 1/4 हेल्प करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। कुछ स्टाफ के पेमेंट कलेक्टर दर में देती है, और हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनको 600 रुपए के हिसाब से हर महीना का वो देते हैं। लेकिन वो ये कि 6-6 महीने में पैसा आता है, जो कि दिक्कत वाला है। दूसरा मेरा कहना यह है कि सरकार को, ये भी एक एजुकेशन है, एजुकेशन हब है, इसमें जो स्टाफ काम करता है उसको अगर कलेक्टर दर में पैसा मिलेगा, आज लेबर कॉस्ट भी 450-500 रुपए पर डे का है, इनका बनता है 350 के करीब आता है। तो ये सेव क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या रखेंगे, तो ये सारी दिक्कतें जो आती है, उससे हम लोग का रिक्वेस्ट एक सरकार से यही है कि सरकार के लिए भी सोचे, जो सेवाएं दे रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिले ताकि वो कंसंट्रेट होके अपने काम में ध्यान दे, ये होना है। दोस्तों, जटिलताएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर मन में चाह होती है तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। जैसे शिव के मैडम है, इनके मन में एक चाह थी, एक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया और अपने ही घर के समस्याओं को उन्होंने अपनी ताकत बनाई, और आज ये संस्था चलाते हुए न जाने कितने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे ही संस्था चलाकर, ऐसी ही संस्थाओं को, ऐसी ही संस्था खोलकर ऐसे ही बच्चों को वो आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मन में जज्बा होना चाहिए, सिर्फ काम करने का, काम अपने आप होता चला जाता है। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से वो माता पिता जिनके ऐसे बच्चे होते हैं, उनको क्या सीख देंगे आप? वो पेरेंट्स को ये बताना है कि अपने बच्चे को घर पे मत रखिए, अपने आसपास के जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं वहां पे बच्चे को भेजिए, ताकि बच्चा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे और उसको एक खुशी मिले कि वो भी स्कूल जाता है, उसके स्कूल यूनिफॉर्म है, वो टिफिन लेके जाता है, वाटर बॉटल लेके जाता है, ऑटो में जाता है या बस में जाता है, वो सुविधाएं उसको मिलने से उसको भी लगता है कि पेरेंट्स मेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उसका बिहेवियर प्रॉब्लम काफी कंट्रोल में आ सकता है। बच्चा बाहर जाके जो सीखता है, बहुत कुछ सीख सकता है जो घर में हम नहीं सिखा पाते। तो बेटर है कि बच्चे को, पेरेंट्स को भी अपने से थोड़ा दूर करने का भी समय मिले, और पेरेंट्स को भी टाइम मिले कि वो अपना काम कर सके जब तक बच्चा बाहर जा रहा है। और मैं देखती हूँ कि बच्चे यहाँ पर आके खुला जगह जितना मिलता है उसमें वो इतना खुश रहते हैं कि पाबंदियां नहीं है उनके ऊपर, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो ये होना जरूरी है। घर का जो माहौल होता है मैडम, वो बंद बंद सा रहता है, जेल की तरह ऐसा
उनको लगता होगा कि ये कोई जेल है, बिल्कुल तो उन्हें भी बिल्कुल खुली हवा में सांस लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इंसानी बच्चे हैं। और कम से कम उम्र में बच्चा संस्था में आए। जी 3 साल के बाद बच्चे को संस्था में डाल ही देना चाहिए, जी ताकि वो बेसिक चीजें, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, वो सब शुरू में ही ट्रेंड हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, जिस जिस प्रकार मटका बनाने के लिए हमें कच्ची मिट्टी की जरूरत होती है, उसी प्रकार कच्ची मिट्टी की तरह जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह का वहीं से एडमिशन अगर उसको कर दिया जाए तो वो फिर सीख एक लेगा, अच्छा खुद का मतलब काम करने के लायक बन परिपक्व बन के निकल जाएंगे। मैडम एक सवाल और लेना चाहेंगे, अभी क्या स्ट्रेंथ है अपने स्कूल की, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? अभी 55-56 बच्चे हैं जी और रेगुलर में कुछ बीमार पड़ते हैं, कुछ गर्मी के कारण, कुछ त्योहारों में बाहर जाते हैं, तो 45 के करीब रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। जो यहाँ रहते हैं बोर्डिंग में डे, तो रहने वाले, यहाँ रह करके पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? अभी तो 6-7 बच्चे हैं, 4-5 बच्चों को अभी ब्रेक दे के रखा है, क्योंकि मैं बीमार थी। और अभी अप्रैल से नए सेशन से हम नए एडमिशन फिर से शुरू करेंगे। और हॉस्टल की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। तो मैडम एक चीज और, ये सिर्फ भिलाई और दुर्ग जिले के ही बच्चे हैं या बाहर से भी बच्चे हैं? बाहर से भी है, बिलासपुर से है, कोरबा से है, जबलपुर से है, ऐसे बच्चे बाहर से भी है। उसके पहले तो हमारे पास में दिल्ली, कलकत्ता वगैरह से भी बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे अब सब जगह संस्थाएं खुलने लगी तो थोड़े कम हो गए। देखा दोस्तों आपने, स्नेह संपदा सेक्टर 8 भिलाई की संचायिका से हमने बात किया, शिक्षिका मैडम से हमने बात की। उन्होंने बताया कि कितनी समस्याओं से खुद परेशानी में आई, उस परेशानी को मैडम ने अपनी ताकत बनाई और आज ऐसे बच्चों को वो अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। काफी उन्हें भी गर्व होता है कि जब ऐसे बच्चे आगे कुछ सीख लेते हैं, ऐसे बच्चे आगे कुछ सीख लेते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, एक सफल इंसान बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी ही। साथ में मैं एक चीज ये बोलूंगी, जी मैडम, भिलाई मैनेजमेंट का मेरे को धन्यवाद करना है कि उन्होंने अगर सपोर्ट मुझे नहीं दिया होता तो आज इतना बड़ा काम हम करने में सक्सेस नहीं होते। तो मैं उनके हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उनके सपोर्ट से आज हम लोग इतना सक्सेसफुल काम कर पा रहे हैं। जो और दानदाता है उनके, और जो दानदाताएं हैं वो भी, जो सोसाइटी से जो हमको मदद मिलती है, वो भी बहुत बड़ी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सपने में जब इसको शुरू किया था तो सपने में कभी नहीं ये दिमाग में आया था कि दान से कुछ आएगा, दानदाताओं से सहयोग मिलेगा, ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें बढ़ते गए, लोग बाग हमारे साथ जुड़ते गए और ये चीज सामने आने लगी कि ये भी सपोर्ट मिल सकता है जिससे हम काम कर सकते हैं। तो उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और भविष्य में भी सबका सपोर्ट मिलता रहे, ये आशा करती हूँ। तो ऐसे ही और शख्सियत से हम आपको आगे भी मिलवाएंगे और बताएंगे कि इस तरह कैसे इन शख्सियतों ने अपने आप को एक आम इंसान से शख्सियत में बदला और कितनी मेहनत की और क्या क्या किया। देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।